साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर उपस्थित हैं हम लोग नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में और ये नाइट सेशन है 9:30 PM और इस समय प्रत्येक दिन एक बेहतरीन क्वेश्चन आवर से आपकी मुलाकात होती है जिसमें 10 के दम के रूप में 10 से लेकर 15 सवाल आपके सामने लेकर मैं उपस्थित होता हूं। आज सैटरडे है और सैटरडे को प्रत्येक शनिवार इस वीक में जो भी करंट अफेयर मैंने बताया है सुबह के समय में, सुबह के क्लास में, उसी से संबंधित 11 सवाल लेकर मैं उपस्थित हूं। तो 10 का दम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहा है बार बार, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे करंट अफेयर हो या आर्ट्स और साइंस का जो क्वेश्चन आवर चल रहा है, तो उसको जरूर बनाएं और उसी फॉर्मेट पर आप अपनी तैयारी को एक ऊंचाई तक ले जाएं। तो सबसे पहले जो अभी तक चैनल से जुड़े हुए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस क्वेश्चन आवर को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप तक पहुंचाएं ताकि इस क्वेश्चन आवर में ज्यादा लोग शामिल हो सकें और उसमें आपके मार्क्स और आपके प्रतिभा और आपके प्रदर्शन का एक सही मूल्यांकन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 कदम। 11 सवाल इस सप्ताह से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। पहला कि हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने 7 दिवसीय विदेश यात्रा किया और इस यात्रा के दौरान कितने देशों की यात्रा किया था ये पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे ही सवाल आजकल कमीशन स्तर में पूछे जाते हैं बीपीएससी जैसे एग्जाम में। तो ध्यान रखना है, विदेश यात्रा पर गए थे कौन? विदेश सचिव। तो विदेश सचिव का नाम याद रखना है, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इन्होंने यात्रा किया 7 दिवसीय, जो 29 अक्टूबर से शुरू होकर 4 नवंबर के बीच इनका ये दौरा पूरा हो गया। और इस दौरान कितने देश गए ये पूछा गया है कि 2 देश गए, 3 देश गए, 4 देश गए, 5 देश गए। तो ध्यान रखना है कि इस दौरान इन्होंने कुछ यूरोपीय कंट्री का भ्रमण किया था और कोविड-19 काल, चीन के साथ तनाव, कई तरह के मुद्दे हैं जिसके कारण विदेश के साथ संबंध अच्छा रखना बहुत जरूरी है। और इस तौर पर ये जो यात्रा था, ये याद रखना है कि इसमें 3 देशों का भ्रमण किया, जर्मनी, फ्रांस और यूके। ये 3 महत्वपूर्ण कंट्री का भ्रमण करके ये 7 दिवसीय यात्रा को उन्होंने पूरा किया, जिसमें हर देश के साथ जो 3 देश गए उसमें भारत और उन देशों के बीच एक अच्छे संबंध और आपसी जो विचार होता है वो सब विचार करके ये वापस लौटे। तो ये ध्यान रखना है 3 देश की यात्रा पर। आगे चले तो दूसरा है कि भारत में बिजली पहुंच और बेंचमार्किंग वितरण उपयोगिता रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितना बिजली आपूर्ति हो रहा है? 17 घंटा, 15 घंटा, 19 घंटा, 21 घंटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो बिजली की पहुंच लोगों तक कितनी है, कितना बिजली मिल रहा है लोगों को, सरकार कितना कार्य कर पाई है इस क्षेत्र में, इसके लिए रिपोर्ट जारी किया गया था, बिजली पहुंच और बेंचमार्किंग वितरण उपयोगिता रिपोर्ट। और इसमें हर तरह के डाटा दिया गया था और इसमें डाटा जो आया वो प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में कितना बिजली मिल रहा है इसके बारे में पूछा गया। तो आंसर जो है ये दूसरा का ए है। और इस 17 घंटा प्रतिदिन बिजली आज ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहा है। साथ ही मीटर का कनेक्शन 85% लोगों तक है, 87% लोगों को ग्रिड से बिजली आपूर्ति हो रहा है और इसके अलावा 92% लोगों के पास ग्रिड का जो बिजली सप्लाई है उनके घर के 50 मीटर दूरी तक पहुंचा दिया है। तो बिजली के क्षेत्र में एक अच्छा काम है और इसके तौर पर ये सभी डाटा आपको ध्यान रखना। आगे चलें तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तभी हाल फिलहाल में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई है। ऑप्शन है अधीर रंजन चौधरी, यशवर्धन कुमार सिन्हा, डॉक्टर सुशांत कारे और एएन भादुरी। कौन है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त? तो मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो याद रखना है यशवर्धन कुमार सिन्हा को। अधीर रंजन चौधरी, इनके चुनाव का जो पैनल था उसमें एक ये कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि डॉक्टर सुशांत कारे और एएन भादुरी को मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया थे। आज ही मैंने कहा था, जो कालाजार के लिए इन दोनों ने मिलकर के काम किया। तो ये दोनों मेमोरियल लेक्चर अवार्ड इन दोनों को, और ये इस पैनल में शामिल थे डॉक्टर अधीर रंजन चौधरी जो यशवर्धन कुमार सिन्हा के नियुक्ति के पैनल में शामिल थे। तो ध्यान रखना है कि तीसरा का आंसर बी होगा। अब चौथा देखें तो आईपीयू अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहां है? तो इंटर पार्लियामेंट्री
यूनियन कि वैश्विक स्तर के संसदीय संघ है ये, और इसमें 179 देश हैं। 1889 में इसका गठन हुआ था। तो पूछ रहा कि इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है, एम्स्टर्डम में है, जिनेवा में है, संघाई में है। तो कहां है इसका मुख्यालय? तो बहुत इंपॉर्टेंट संघ है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखना है कि आईपीयू के संसदीय संघ का 206वां सत्र का अभी हाल फिलहाल में आयोजन हुआ था और इसलिए चर्चा में है आईपीयू। तो ध्यान रखना है वो मुख्यालय जिनेवा में है, एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का, और संघाई में हमने पढ़ा था कि एससीओ का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में तो कई संगठन है जिसके मुख्यालय काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि जो आपसे पूछा गया है उसका आंसर जिनेवा है। आगे चले तो 5वां सवाल करा, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट किस वित्तीय वर्ष तक के लिए प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये चर्चा में अभी, क्योंकि 9 तारीख को मतलब 9 नवंबर को जो आने वाला है, परसों मतलब आज 7 तारीख है, तो 9 नवंबर को 15वें वित्त आयोग का रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। और जो सौंपा जाएगा तो उस रिपोर्ट में जो सिफारिश है वो किस वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा? 21-22 के लिए, 23-24 के लिए, 25-26 के लिए या 20-21 के लिए? तो पता होना चाहिए कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक है। तो 25 से लेकर 26वां मतलब 2025 और 26 जो वित्तीय वर्ष है, यहां तक इनका रिपोर्ट या सिफारिश को लागू किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो एनके सिंह हैं, ये ध्यान देना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। 9 तारीख को जो रिपोर्ट जारी होगा उसमें भी कई डाटे आएंगे और उस डाटा पर हम लोग नजर डालेंगे एक बार फिर से। अब आगे चलें तो 6ठा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कि मालाबार अभ्यास में पहली बार शामिल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का नाम है। तो मालाबार अभ्यास अभी चर्चा में है और मालाबार अभ्यास का पहला चरण कंप्लीट हो गया विशाखापत्तनम में, और इस मालाबार अभ्यास में क्वाड के 4 सदस्य शामिल हैं। तो कह रहा है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया के नौसेना का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है IN, दूसरा USN, तीसरा JMSDF और RAN। कौन है ऑस्ट्रेलियाई नेवी? तो ऑस्ट्रेलियाई नेवी का नाम याद रखना, ये है RAN। IN इंडियन नेवी है, भारतीय नौसेना। USN यूनाइटेड स्टेट नेवी है, अमेरिका की सेना है। और JMSDF जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स कहते हैं, तो ये जापान की नौसेना है। और ये जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी कहा जाता है इसको। तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का नाम है। और ये चारों देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये चारों देश सभी अपने अपने नौसेना का अभ्यास किया विशाखापत्तनम में 3 से 6 नवंबर के बीच। पहला चरण संपन्न हो गया। तो ध्यान रखना है। 7वां सवाल है कि भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखना है। 1985, 1969, 1971, 1981 कब हुआ था? साइंस एवं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का गठन भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार ने इसका गठन जो किया 1971 में किया। 1971 में गठन हुआ था और ये चल रहा है 2020, और 2020 के बाद 2021 आएगा। तो 2021 3 मई को 50 साल पूरे हो जाएंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, और इसलिए 3 मई 2020 से 3 मई 2021 तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इसी के तौर पर आपको ध्यान रखना है कि 1971 में गठन हुआ था, इसलिए इसके गठन का 50 साल पूरा हो गया। आगे चलें तो 8वां सवाल एक इंपॉर्टेंट ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में फिलीपींस के पूर्वी भाग से टकराने वाला शक्तिशाली चक्रवातीय तूफान था। तो फिलीपींस के पूर्वी भाग से टकराया और ये इस साल का एशियाई देशों में टकराने वाला सबसे भयंकर तूफान में से एक था। ऑप्शन है गोनी, फेनी, हुदहुद, हरिकेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गोनी। तो याद रखना है कि इसके जो टकराया था फिलीपींस से वो गोनी नामक तूफान। फेनी तूफान भारत में आया था पिछले साल, जबकि हुदहुद भारत में ही आता है कभी कभी। और हरिकेन एक हवा है जो मैक्सिको की खाड़ी में चलती है अमेरिकी देशों में। तो ध्यान रखना है कि ये चारों इंपॉर्टेंट है, गोनी, फेनी, हुदहुद और हरिकेन।
तो भारत में ये फेनी आया था पिछली बार, हुदहुद भी आया पहले तूफान के तौर पर, और अभी जो आया था ये फिलीपींस में ये गोनी के नाम से। और हरिकेन हमने कहा मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाली एक हवा का नाम है, ये भी पूछा एग्जाम में। जैसे बिहार दरोगा में अभी पूछा था चिनूक हवा कहां चलती है, तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे बार बार। आगे चले तो 9वां सवाल एक इंपॉर्टेंट, जल जीवन मिशन JJM के तहत कब तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत में चल रहा है जन जीवन हरियाली यात्रा और हर घर नल का जल, ये बिहार सरकार का योजना है। और इसी योजना को बड़े रूप में केंद्र सरकार ने अपनाया और केंद्र सरकार ने चालू किया जल जीवन मिशन। और इस जल जीवन मिशन का काम पूरे देश स्तर पर सभी परिवारों को पेयजल, स्वच्छ पेयजल का कनेक्शन देना, वाटर सप्लाई देना, ताकि सभी को शुद्ध जल मिल सके। तो इसके लिए पूरे देश के सभी परिवारों को यह कनेक्शन मिल जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक टारगेट रखा है। कब तक ऐसा हो पाएगा? तो 2022 तक, 2025 तक, 2021 तक कि 2024 तक? तो ध्यान रखना है कि ये योजना सरकार ने रखा है कि 2024 तक हम भारत के हर ग्रामीण परिवारों को पेयजल आपूर्ति का कनेक्शन दे देंगे। और बड़ा लक्ष्य है, बड़ा टारगेट है, और इसके द्वारा ये काम तेजी से चल रहा है। ध्यान रखना है कि नल जल जो योजना है या पेयजल आपूर्ति योजना में सबसे आगे तेलंगाना है और दूसरे नंबर पर बिहार है। तो ध्यान रखना है, बिहार के एग्जाम में बीपीएससी में आपसे पूछा जाएगा। तो नल जल योजना या जल जीवन मिशन योजना में पहला राज्य के तौर पर भारत का तेलंगाना और दूसरा राज्य जो है अपना बिहार है, जिसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया इसके क्षेत्र में। आगे चले तो 10वां एक इंपॉर्टेंट सवाल है कोविड-19 काल में। कह रहा है कि कोविड-19 टिल बी बीन पुस्तक के लेखक हैं। तो कोविड-19 टिल बी बीन, जब तक हम लोग जीत नहीं जाते हैं तब तक संघर्ष करेंगे कोविड-19 से। इस नाम से पुस्तक लिखा किसने? एनके सिंह ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, रणदीप गुलेरिया ने, या कोई नहीं? तो कोविड-19 काल है, तो जब भी लिखेगा कोविड-19 से संबंधित पुस्तक कोई डॉक्टर ही होगा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर तो हैं और भारत के चिकित्सा मंत्री हैं केंद्र में, जबकि रणदीप गुलेरिया एम्स के निदेशक हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और इन्होंने ही लिखा ये पुस्तक कोविड-19 टिल बी बीन। और इसमें लिखा कि किसी तैयारी के समय कोई तैयारी ना हो और उस समय कोई बीमारी आ जाती है तो कैसे उसको हैंडल करना है। और कोविड-19 काल के साथ यही हुआ। कोविड-19 के बारे में कोई जानकारी नहीं थी किसी को, और अचानक ही पूरा विश्व के चपेट में आ गया। और उस स्थिति में भारत कैसे इसको हैंडल कर रहा है, किस प्रकार से हम लड़ रहे हैं, इसके लिए इन्होंने लिखा डिटेल में। एनके सिंह, अभी हमने कहा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और एनके सिंह ने भी अभी पिछले सप्ताह एक पुस्तक का विमोचन किया था जिसमें इसकी आत्मकथा लिखी गई थी, पोर्ट्रेट ऑफ पावर। तो पोर्ट्रेट ऑफ पावर एनके सिंह की पुस्तक, और ये जो लिखा गया ये रणदीप गुलेरिया की पुस्तक, दोनों याद रखना है। पोर्ट्रेट ऑफ पावर भी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में, और ये भी पूछा जा सकता है कोविड-19 टिल बी बीन। तो ये ध्यान रखना है। 10वां 11वां सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रायोजित कितने प्रस्ताव को यूएन महासभा की पहली समिति ने अपना लिया। तो एक बड़ा अचीवमेंट है। भारत परमाणु निरस्त्रीकरण पर पहले से ही प्रायोजित कुछ कार्यक्रम कर रहा है और कई तरह के स्टेप लिया है, और उसी स्टेप में जो प्रस्ताव है उसमें से कुछ प्रस्ताव को यूएन महासभा ने अपनाया वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर। तो कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? कितने प्रस्ताव को अपनाया? तो आंसर याद रखना है कि ये 2 प्रस्ताव को अपनाया यूएन महासभा ने। एक, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना और परमाणु जोखिम को कम करना। ये 2 प्रस्ताव है जो भारत द्वारा प्रायोजित है और इसको यूएन महासभा ने अपनाया है। तो यही था आज का 10 कदम। उम्मीद करते हैं कि सभी का 11 का 11 सवाल सही हुआ होगा, जो भी कंटिन्यूटी के साथ क्लास देख रहे हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग आगे के क्लास में। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। बोलिए सब मिलकर जय हो मैया की। अपना अपना स्कोर निश्चित तौर पर जारी करें और क्वेश्चन आवर में जरूर पार्टिसिपेट करें। ये आपके तैयारी को एक ऊंचाई तक ले जाएगा जो आपको सफलता के मार्ग में काफी मददगार होगा। थैंक यू।